नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार और थोड़ी-सी बात मैं समय लेना चाहूँगा मूल एजेंडे पे आने से पहले। कल हमने एक अखिलेश यादव की स्टोरी करी थी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने शिव जी आपकी मेरी दोनों तारीफ़ करी हम दोनों की कि हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी जानकारी लोगों को बताई जो उनको पता नहीं था। ज़रा बता दूँ कि फील्ड रिपोर्टर रहे हुए हैं, ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग की हुई है और जो लोग ये सोशल मीडिया पे कमेंट करके आ रहे थे ना, दिक्कत क्या है कि ट्रोल आर्मी इधर के भी है, ट्रोल आर्मी उधर के भी है। अब हम किसी के हैं नहीं, ना हम बीजेपी के इकोसिस्टम के हैं, ना हम कांग्रेस के इकोसिस्टम के हैं, ना हम समाजवादी पार्टी, ना राष्ट्रीय जनता दल के इकोसिस्टम के हैं। तो भैया दिक्कत क्या है कि लोगों ने अपने-अपने खांचे बाँध लिए। किसी को मोदी की आलोचना सुनना पसंद है, किसी को मोदी की तारीफ सुनना पसंद है, कोई अखिलेश यादव के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, कोई तेजस्वी यादव, लालू यादव के बारे में सुन नहीं रख सकता। तो भैया सीधे-सीधे बता दूँ कि हम लोग यहाँ मुजरा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और आप जिसको भगवान मानते हैं, भगवान मानते रहिए। हम मुद्दों के आधार पर आएँगे और अगर हमें ये लगेगा कि गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की आलोचना भी करेंगे। राहुल गांधी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की भी आलोचना करेंगे। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, अगर कोई इस देश में गलत कर रहा है, तो बतौर पत्रकार मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उनके बारे में आपके सामने सही तथ्यों को रखूँ। अगर मुजरा देखना है आपको, मोदी विरोध की बातें सुननी है, तो चले जाइए जो डेली सरकार गिराते रहते हैं। और अगर राहुल गांधी के विरोध की बात सुननी है, तो चले जाइए उनके पास जो डेली फर्जी वीडियो वायरल करके अभी लद्दाख का भी फर्जी वीडियो वायरल किया कि कांग्रेस के पार्षद है, तो उनको देखते रहिए, आप अपनी-अपनी दुनिया में मस्त रहिए। लेकिन अगर आपको सच सुनना है, तब हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आइए और सिर्फ आइए नहीं, इस समय बड़े संकट का है। अचानक चैनल उड़ सकता है। शिव जी का चैनल एक उड़ा हुआ है, अभी तक वो वापस नहीं आ रहा, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक अपील मैं ज़रूर करूँगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के दर्शकों से 70,000 से ज़्यादा का हमारा परिवार हो चुका है। हमारी फैमिली में 70,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। कल को अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो अचानक आपके पास जानकारी कैसे पहुँचेगी? तो इस वीडियो के कमेंट में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डाल दूँगा। आप उसको क्लिक करेंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएँगे और कल को अगर कुछ भी दिक्कत हुई इस चैनल के साथ और फिर हमें कोई नया चैनल शुरू करना पड़ा या आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी, तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। तो इस स्टोरी के कमेंट बॉक्स में जब आएँगे, तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिखेगा, उसको क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। लेकिन फिर कहूँगा, हम यहाँ मुजरा करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ किसी की तारीफ या किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सच बताने के लिए बैठे हुए हैं, जो पत्रकार का मूल धर्म हुआ करता था और पत्रकार का मूल धर्म में परसेंटेज की वेटेज होती है। 70% हम सरकार की आलोचना करेंगे क्योंकि सत्ता में वो बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्षियों को भी नहीं छोड़ेंगे अगर वो कोई गलती करते हुए नज़र आते हैं। हमसे रहम की उम्मीद मत कीजिए। अगर देखना है तो बने रहिए, नहीं देखना है तो चले जाइए जहाँ आपको जाना है। जी शिव जी। चलिए कोई नहीं। राम कहावत है एक, तुलसी इस संसार में भांति-भांति के लोग। सब तरीके के लोग हैं और अपनी-अपनी राय रखने के लिए सबको स्वतंत्रता मिली हुई है। केवल पत्रकार को छोड़ के। पत्रकार अपनी राय नहीं स्वतंत्रता से रख सकता। अगर उसने स्वतंत्रता से रखी, हाँ, हाँ, तो हाँ। या तो ये वाले आ जाएँगे या वो वाले आ जाएँगे। यहाँ एक सिस्टम बना दिया कि या तो इधर जाओ या इधर जाओ। मैं तो कभी-कभी हैरान रह जाता हूँ। चलिए बहुत आपने समझा दिया, अब ज़्यादा हम ही समझाएँगे तो फिर स्टोरी पे क्या काम करेंगे। मोदी लगातार वोट बैंक को अपने फेवर में करने के लिए तरह-तरह के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं करते। अगर 11 वर्षों में उन्होंने कुछ जनहित के काम किए होते, तो उन्हें चुनाव आयोग की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती। वोटर चलकर उन्हें शहर से स्वीकार कर लेते। वो जिनसे वादा करके आए थे कि हम तुम्हें तुम्हारे अधिकार दिलाएंगे, सनातन धर्म दिलाएंगे, तुम्हें हिंदुत्व दिलाएंगे, वो उन्हें भी दिलाने में नाकाम दिखे। वो जिन लोगों से वादा करके गए कि हम विश्व में साख बना देंगे, हम विश्व गुरु कहलाएंगे, उन्हें भी धोखे में रखते नजर आए। और अपने दोस्त ट्रंप के भी नहीं हुए। और उधर ट्रंप भारत के खिलाफ एक और ऐलान कर दिया। शेयर बाजार बुरी तरीके से टूट रहा है, कई सौ करोड़ का आज भी नुकसान बताया जा रहा है। पिछले तो अंक ही हमें नहीं मालूम कितना नुकसान हो गया, क्योंकि हमारा अंक गणित थोड़ा कमजोर है।
जब सत्ता किसी की सुनती नहीं हो तो अपना अंकगणित कमजोर कर लेना चाहिए। आता हमें बहुत है, समझते बहुत हैं, लेकिन उस अंकगणित का बेनिफिट क्या, जिस अंकगणित से हम अपने देशवासियों को सुरक्षित ना कर सकते हो। घुसपैठिया की चर्चा है। सोनम वांगचुक को लेकर कांग्रेस पार्षद का वीडियो वायरल करने की गुंजाइश है भाजपा को, लेकिन जमीन पर उतरकर कमियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, पूरा वो भी देश शिवजी उसका भी खुलासा आ गया। जिस पार्षद का ये लोग नाम ले रहे थे उसने वीडियो जारी करके कहा है कि भैया वो मैं नहीं हूं जिसके बारे में आप कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो अमित मालवीय और बीजेपी का जो सोशल मीडिया किट था जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया था, मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। तो वो वीडियो भी फर्जी है। अब सारा देश फर्जी पोस्ट पे तुम चला रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हो। मैं देख रहा हूं लगातार, जिस पार्टी का आईटी सेल का हेड उसे असली नकली का फर्क न हो, उसका मुखिया भी वैसा ही फिर होगा। चुनाव आयोग चारों खाने चित्त है, मार्केट चारों खाने चित्त है, जीएसटी के बाजार गिरने के बाद जीएसटी मार्केट चारों खाने चित्त है। बचा क्या? जेब में बचत करा दी, बचत मार्केट में निकल के ही नहीं आ रही। अगर जेब में बचत होगी तो मार्केट में आएगी, आज नहीं कल आ जाएगी, कल नहीं परसों आ जाएगी, लेकिन आए कौन? नवदुर्गा के पावन पर्व का वक्त चल रहा है, मार्केट ठंडे पड़े हैं, शेयर बाजार टूट रहा है। संतोष जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि वोट बैंक लुभाने के लिए इतने यत्न और प्रयत्न हो रहे हैं, अगर जमीन पर काम किए गए होते शायद ये जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी, पहले के चुनाव में एक चीज होता था ना, धन बल बाहुबल। पैसा बांटा जाता था, याद है आपको? शराब बांटी जाती थी, याद है आपको? वो चीजें तो अभी चल रही है, लेकिन अब बीजेपी ने नया इजाद कर दिया है। पहले वो रेवड़ी कहते हुए नजर आते थे जब अरविंद केजरीवाल इसको लेकर आए थे। अब हर चुनाव से पहले, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, रेवड़ी बांटते हुए नजर आते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब, देखिए, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं सत्ता के लिए, ठीक है। अब आपको जनता ने सत्ता में बिठा दिया। नरेंद्र मोदी क्या बिहार के मुख्यमंत्री हैं क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं क्या? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं क्या? नहीं है ना। कुछ चीजें तो आप स्थानीय नेतृत्व पे छोड़ दो। आपका मूल एजेंडा चुनाव, चुनाव और चुनाव है, और इसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने से परहेज नहीं करते। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, कहने के लिए आप विदेश यात्रा कैंसिल करके भारत में आ गए, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में नहीं गए, घटना स्थल पर नहीं गए, पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात करने नहीं गए। आप कहां चले गए? बिहार में। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक जनसभा संबोधित करनी। यहां भारत एक क्राइसिस की स्थिति में है। मणिपुर हम सब लोगों ने देख लिया। लद्दाख जैसे इलाके में, शांत इलाके में क्राइसिस की स्थिति है। जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा होते हुए, तमाम मतभेदों को झेलते हुए, तमाम शोषण को झेलते हुए भी कभी लेह लद्दाख के युवा उग्र तरीके से सड़कों पे नहीं उतरे थे, लेकिन अब उग्र तरीके से सड़कों पर उतरे। और जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, सोनम वांगचुक, पैदल चल के लेह से दिल्ली आए थे शिव जी। इस बार 15 दिनों से अनशन पे बैठे थे। जैसे ही कोई हिंसा होती है, आप तुरंत सारा टीकरा उन पे फोड़ते हो। अब कहा जा रहा है कि जो विदेशी चंदा लेने का जो FCRA लाइसेंस है वो भी उनका कैंसिल कर दिया गया, कई तरह के आरोप लगाए गए। या मेरी समझ में नहीं आता, ये भक्त लोगों से ही मैं कहूंगा कमेंट करके भैया बता दो, 2025 में उनको पता लगता है क्या कि गलत तरीके से चंदा ले रहे हो? भाई 2014 से आप हो ना सकता। अच्छा, सोनम वांगचुक का नाम इस देश में कितने लोग जानते थे, मुझे बताइए। आज ये बड़ा सवाल ही पूछ लेता हूँ। एक फिल्म आई आमिर खान की, 3 इडियट। 3 इडियट फिल्म आई, फिल्म के बाद सोनम वांगचुक बहुत ज्यादा फेमस हो गए। उन्हीं आमिर खान से आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब मिलते, तस्वीरें खिंचवाई जाती है। RSS का जो मीडिया संभाला करते थे एक जमाने में, उन्होंने बकायदा मनोज सिन्हा की आलोचना की कि भाई आमिर खान से आप क्यों मिल रहे हो। मनोज सिन्हा का कुछ नहीं उखड़ा, आमिर खान फिल्म बना के मस्त है। अब चूंकि सोनम वांगचुक आंदोलन में उतर गए हैं, क्योंकि वो आपको पूर्ण राज्य मांग रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं जानता हूं शिव जी, मैंने पहले शो में भी कहा था कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत उनको स्पेशल दर्जा दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल केस है। लेकिन इसका मतलब है कि जो भी सवाल उठाएगा उसको आप बदनाम करने के लिए, देशद्रोही साबित करने के लिए जुट जाओगे। और अगर वो देशद्रोही है तो 11 साल से आप कर क्या रहे थे? सिर्फ चुनाव जीतने के मिशन में लगे हुए थे। ये सवाल तो पूछना
बनता है और बार-बार ये सवाल पूछना बनेगा कि आपने लेह लद्दाख को भी हिंसा की आग में ढकेल दिया है, ये जानते हुए कि लेह लद्दाख की शांति भारत के लिए कितनी ज़रूरी है। मैं दर्शकों से कहूँगा सोचें, मत करें कमेंट लेकिन सोचें, क्या कर रहे हैं 2014 से। अब देखिए अमेरिका एक के बाद किस तरह से आपको परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। इस दुनिया के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने से डर रहे हैं। पिछली बार नहीं गए जब कर्नाटक से वापस आ गए थे। इस बार संयुक्त राष्ट्र के महासभा में नहीं गए। बेचारे एस जयशंकर साहब को भेज रखा है, वो लगातार अलग-अलग देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की यात्रा पर गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से एक साथ मुलाकात की है। क्या नरेंद्र मोदी साहब को खतरा नजर नहीं आ रहा? अमेरिका पाकिस्तान क्या कर रहा है? अरे अगला मैच चाइना फिर है क्या कर रहा है? पाकिस्तान से, आपको खतरा दिख रहा है? अगला मैच फिर है पाकिस्तान से, क्या खतरा दिख रहा है? नहीं, अब तो शायद फाइनल भी दोनों ही लड़ेंगे। सोचिए कितने हजारों करोड़ का सट्टा लगेगा। इस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं इसको दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ। तो पहले चीन किस भारत तरह से क्या पाकिस्तान कर का रहा ही है और छोड़ो। आपने लेह लद्दाख की ये हालत कर दी। अब शिव जी मैं एजेंडे पे आता हूँ। जब दुनिया भर में हम घिरे हुए, जब अमेरिका एक तरह से एक के बाद एक स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी तो देश के अंदर हाइड्रोजन बम लाने की बात कह चुके हैं, अब 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। शिव जी 100% भारत के उद्योग धंधों की कमर, ये देख लीजिए 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है फार्मा प्रोडक्ट पर और डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर जो अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं करते उन पे 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। मैं चाहूंगा कि दूसरा भी आप दिखाए जरा और ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है जिसके जरिए उन्होंने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो एक तरफ देश में 100% टैरिफ लगा है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ है, जरा वो भी दिखा दीजिए शिव जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के एक कार्यक्रम का लॉन्च कर रहे थे, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए उद्योग धंधे के लिए। अब इसको हटा देते हैं शिव जी, जरा मुझे ये बताइए कि आज की महंगाई के दौर में 10 हजार रुपए में कौन सा उद्योग धंधा होगा और पाठक जी चुनाव मैं आने कुछ वाला है। आपने आनंद मैं फानन में शिव जी आनंद मैं फानन में इन्होंने घोषणा की, आनंद फानन में रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया, जिसने फॉर्म भरा सबको दे दिया। चुनाव खत्म हो जाएगा, गलती से चुनाव जीत जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं आप लायक नहीं हो, वापस दो, फिर ये वापस वसूलना शुरू कर देंगे। मैं तो इन 75 लाख महिलाओं से मैं कहूंगा। कुछ मैं कुछ कह दूंगा तो दर्शक कुछ बुरा मान जाएंगे। जब दर्शक 2200 में वोट देने को तैयार हैं तो 10,000 एक बहुत बड़ी रकम है। 10,000 बहुत बड़ी रकम। आपको याद होगा पूरा चुनाव शिवराज सिंह लाडली बहना योजना पर जीत गए। मध्य प्रदेश में सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए। आपको याद होगा महाराष्ट्र का चुनाव लाड़की बहना योजना ने जिता दिया और ये 75 लाख बिहार जिता देंगे, बात खत्म हो गई। यहां तो कोई काम नहीं है, यहां सत्ता पाने का संघर्ष है, सत्ता न चली जाए, क्योंकि हमने इतने कुकर्म कर रखे हैं, अगर सत्ता गई तो सत्कर्म ढूंढे नहीं मिलेंगे, रोज खुलासे होंगे नए नए। उन कर्मों को छिपाने के लिए सत्ता में बने रहना जरूरी है, तभी तो 47 का जिक्र है, वरना क्या जरूरत है 47 का? ये किसको पता है कि 47 तक कौन जिएगा? ये कौन तय कर सकता है? यह एक सांस की भरोसा नहीं है। अभी हम और संतोष पाठक बहस कर रहे हैं, पता न लगे कि शाम तक हम दोनों में कौन एक दूसरे का साथ दे न दे। हम किसके साथ काम करें, आप किसके साथ काम करो। इस दौर में भी हम गारंटी ले रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, सत्ता का सुख। आप ये मानिए ट्रंप ने टैरिफ इतने लगा दिए, क्या नरेंद्र मोदी ने किसी टैरिफ पर यह कहा कि हम ये जवाब देंगे? छोटे छोटे देश सवाल कर रहे हैं, छोटे छोटे देश आंख बिगाड़ रहे हैं। अभी भी कल भी एक व्यक्ति हथकड़ी बेड़ी लग के आया है। अब जब हथकड़ी बेड़ी लग लग के अभी भी आ रहे हैं तो क्या इस देश की साख बची है? कहां है वो हाउडी मोडी? कहां है वो ट्रंप के लिए यज्ञ करने वाले लोग? अरे भैया सवाल किसी से पूछ लो, किसी राजनीतिक दल से प्रश्न कर लो तो बस टूट पड़ेंगे अभी मधुमक्खी की तरह। लेकिन इस देश का क्या होगा? कल से अब तक कई लाख करोड़ रुपया देश का बर्बाद हो चुका। कई लोगों ने यह कहा कि यह पानी के बुलबुले की तरह मार्केट ऊपर जा रहा है। सेबी जांच करे, सेबी जांच करे, और ये जो बुलबुला है उसी हिसाब से नीचे से हवा निकलेगी।
शिव जी, सेबी का एक रूल है, सेबी का एक रूल है, अगर कोई अफवाह फैलाता है और उससे शेयर मार्केट में अचानक उछाल आता है और फिर शेयर मार्केट नीचे चला जाता है, तो ये माना जाता है कि उसने शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। याद दिला दूं मैं दर्शकों को और याद दिला दूं सेबी के चीफ को, हालांकि कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी जरा याद दिला देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि शेयर मार्केट भागेगा, और उस दिन के बाद से शेयर मार्केट बैठा हुआ है। शेयर मार्केट में जो हजारों लाखों करोड़ रुपए जो डूबे हैं निवेशकों के, सेबी को कार्रवाई करनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ। अब आगे जो ये 100% टैरिफ जो है फार्मास्यूटिकल्स पर लगाया गया है, भारतीय उद्योगों और भारत की जो दवा कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उस पर कितना ज्यादा इसका असर पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, कल जो शेयर बाजार था वो डूबा 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। मैं फिर दोहरा देता हूं, 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान कुछ ही मिनटों में हो गया। और आज एक बार फिर जो शेयर मार्केट की हालत है वो भी जरा मैं बता देता हूं कि सेंसेक्स 400 अंक टूट गया, निफ्टी जो है 110 अंक गिरा, और ट्रंप ने जो ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, उससे जो हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके शेयर में 4% की गिरावट आई है। और तमाम जो फार्मा सेक्टर, चाहे वो सन फार्मा है, सिप्ला है, अरबिंदो फार्मा है, ल्यूपिन है, जायडस लाइफ साइंसेज है और डॉक्टर रेड्डी जैसे जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, उसमें 4% की गिरावट आई है। दर्शकों को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, लाखों करोड़ रुपए का हिसाब तो मैंने समझा दिया, अब दर्शकों को समझाता हूं कि ये खतरा किस तरह से बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ का ऐलान किया है ब्रांडेड दवाइयों पर। इसका अगला फेज है जेनेरिक दवाई। जेनरिक दवाइयों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई देश जेनरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो वो भारत में। देखिए, किस्तों में जान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किस्तों में डरा रहे हैं। अभी ब्रांडेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा दिया, जिसका 30% एक्सपोर्ट जो है वो भारत करता है। 1 अक्टूबर से ये फैसला लागू होगा, यानी अगले कुछ दिनों में ये फैसला लागू होगा। थोड़ा सा दर्शकों को बता देता हूं मैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले ही पूरी तरह से 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा रखा है। 27 अगस्त से वो टैरिफ लागू हो चुका है, कपड़ों पर, जेब ज्वेलरी पर, फर्नीचर पर, सी फूड पर, इन सब पर लगा रखा है। अब उन्होंने ब्रांडेड दवाइयों यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी पे 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसमें ब्रांडेड दवाइयां हैं, पेटेंट दवाइयां हैं, और ये 100% टैरिफ भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की कमर तोड़ने वाला है। और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि अब जेनेरिक दवाइयों पर भी लगा सकते हैं। पहले मैं जरा दवाइयों के एक्सपोर्टर की कंपनियों का मैंने जिक्र किया, वो जरा बता देता हूं मैं। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड और अरबिंदो फार्मो, ये सबसे ज्यादा अमेरिका को दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा चरण जो आ जाएगा, जो जेनेरिक दवाइयों का आ जाएगा, वो भी बता देता हूं कि 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी थी। शिवजी, 77,000 करोड़ रुपए का। और भारत का जो कुल एक्सपोर्ट है, हमारा कुल एक्सपोर्ट है, 100 रुपए का अगर हम विदेश में दवाइयां भेजते हैं तो उसमें से 31 रुपए की दवाई यानी 31% जो है वो अमेरिका को भेजते हैं। 100% टैरिफ किस तरह से नुकसान करेगा वो देखिए। और अमेरिका में ये भी एक डाटा है, अमेरिका में भी डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, जो दवाइयां लिखते हैं शिव जी, उस 10 में से 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की बनाई होती है। तो सोचिए कि हमारी कंपनियों पे कितना असर पड़ेगा, और भारत की बड़ी जो फार्मा कंपनियां हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कंपनियों की, भारत की अर्थव्यवस्था की सेहत की चिंता छोड़कर चुनाव जीतने के मिशन में लगे हुए हैं, और वहां पर जाकर वो रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। ये नहीं ढूंढा गया, मैं फिर कह रहा हूं, इतनी जल्दी क्या आप 75 लाख महिलाओं की सूची तैयार कर सकते हैं? कितने दिन पहले नीतीश कुमार ने ऐलान किया था। जाहिर सी बात है कि अभी जिसने फॉर्म भरा आपने सबको दे दिया, चुनाव बाद अब वापस लेते हुए नजर आएंगे। और इनकी बेताबी, इनकी बेकरारी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर किस कदर है शिव जी, वो बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज इस योजना को लॉन्च किया। अपने आप को नीतीश कुमार साहब को बिहार की महिलाओं का भाई बताते हुए नजर आ रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जैसे मध्य प्रदेश की महिलाओं के मामा बन गए थे। और अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर है। लद्दाख की हालत खराब है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है शिव जी। यूनियन टेरिटरी मतलब वहां के उपराज्यपाल सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लेह और लद्दाख जाना चाहिए, तमाम लोगों से बात करनी चाहिए। कारगिल में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोगों के मन में विरोध की भावना बैठी हुई है।
लेह में आप लोगों ने कर्फ्यू सा लगा रखा है, वहां लोगों को सीमित कर दिया, बिना इजाजत के कोई धरना प्रदर्शन हो नहीं सकता। गृह मंत्री को कहाँ होना चाहिए? गृह मंत्री को ग्राउंड जीरो पर होकर शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री बिहार के दौरे पर है और 2 दिनों के दौरे पर है। आज और कल बिहार के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, अररिया, पटना बीजेपी नेताओं से बात करेंगे, कहीं क्षेत्रीय नेताओं से बात करेंगे, स्थानीय नेताओं से बात करेंगे, पटना में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं से बातचीत करेंगे। यानी चुनाव जीतना ही एकमात्र मिशन है। प्रधानमंत्री सारा काम-धाम छोड़कर बिहार पर लगे हुए हैं और गृह मंत्री भी सारा काम-धाम छोड़कर बिहार पर लगे हुए हैं। अब जरा मुझे देश की जनता ही बता दे और भक्त लोग ही बता दे कि भैया देश पर कौन ध्यान देगा? लद्दाख, लेह लद्दाख में शांति कौन स्थापित करेगा? किसकी जिम्मेदारी है कि लेह लद्दाख में जाकर शांति स्थापित करे? कविंद्र गुप्ता तो वहां असफल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पर हम लगातार ये कहते रहे कि मनोज सिन्हा जिम्मेदार है या राजनाथ सिंह जिम्मेदार है या अमित शाह जिम्मेदार है। इनमें से किसी का इस्तीफा होना चाहिए। बहुत दिनों बाद मनोज सिन्हा ने चलता हुआ अंदाज में कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, लेह लद्दाख की इस हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार है, अगर विदेशी साजिश है भी तो उस साजिश को रोकने की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की थी। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जिम्मेदार है और उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जिनको रिपोर्ट करते हैं वो गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। और अगर इन दोनों में से किसी का इस्तीफा नहीं होता है तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। और नरेंद्र मोदी साहब को खुलकर अब ये बताना चाहिए कि इस देश में जो भी विरोध की आवाज उठाएगा क्या वो देशद्रोही होगा? याद दिला दूं मैं, बिहार से झारखंड बनाने की मांग कितने सालों पहले उठी थी? कई वर्ष उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाने की मांग, उत्तरांचल बनाने की मांग कितने सालों पहले उठी थी? संघर्ष तक किया उन्होंने, उनकी महिलाओं ने जान भी गंवाई और इज्जत भी गंवाई। कितने लोगों की मत मौत हो गई। आज भी रामपुर तिराहे पर शोक सभा आयोजित की जाती है मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकालने के लिए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकालने के लिए, हर राज्य में आज भी चीजें होती है। हमारे बिहार में मिथिला एक अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक हरित प्रदेश बनाने की अलग मांग हो रही है। कोई कहता है पूर्वांचल को अलग। लोकतंत्र में मांग उठाने का तो अधिकार है ना सबको। शांतिपूर्ण तरीके से सब अपनी बात रखते हैं। सालों तक लड़े, उत्तराखंड की उत्तरांचल की महिलाओं ने कुर्बानी दी, अपनी इज्जतें गंवाई, तब जाकर उनका राज्य का सपना साकार हो पाया। अब सोचिए कि उस समय जो भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अटल जी ने बनाया तीनों राज्य। उत्तराखंड अटल जी ने बनाया, छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया, झारखंड अटल जी ने बनाया। अब अगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी कहते अच्छा झारखंड चाहिए, नहीं देशद्रोही, इसका विदेशी एंगल। छत्तीसगढ़ चाहिए, नहीं देशद्रोही, नक्सली एंगल। उत्तराखंड चाहिए, नहीं नहीं ये चीन की सीमा से लगता है तो चीन वाला एंगल। ये कौन सा तर्क हुआ? उनकी बहुत सारी मांगों को आप खारिज कर सकते हैं, नहीं मान सकते उनकी बहुत सारी मांगों को। लेकिन क्या इस तरह से आप तर्क देंगे, उनको देशद्रोही साबित करते हुए नजर आएंगे? और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है चंदे के मामले में, विदेशी चंदे के मामले में, तो आप कार्रवाई कीजिए। इतने दिनों से आप चुप क्यों बैठे हुए थे? ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। जी, जी। नहीं, 11 वर्ष से आप जब कोई बात आती है तो भाई बड़े-बड़े सीनियर पत्रकार कहने लगते हैं कि विदेश से फंडिंग हो रही थी। भैया विदेश से फंडिंग रोकेगा कौन? 11 वर्ष से आप हैं। एक बच्चा अगर जिसने जन्म लिया होगा 2014 में वो भी अब अच्छी क्लासों में पढ़ने लगेगा। तो जब वो 11 वर्ष में आप विदेशी फंडिंग का अब तक नहीं पकड़ पाए तो क्या पकड़ रहे हो? आप तो कहते हो मेरी सब कुछ सिस्टम में, कहाँ है सिस्टम? मैं तो यही कहूँगा कि ट्रंप को जवाब दे दें। अगर ऐसे मार्केट में 2 झटके और आ गए तो देश में बचेगा क्या? मार्केट में बचेगा क्या? अगर शेयर बाजार टूटा तो गरीब भी मारा जाएगा, अमीर भी मारा जाएगा। पैसा किसी के हाथ नहीं आएगा। इस बर्बादी को रोकिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब से आपने कहा है कि शेयर बाजार बढ़ेगा, तब से लोग शेयर पर पैसा लगाने लगे। क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब दोनों प्रचार कर रहे हो किसी का, तो फिर लोगों का भरोसा तो बढ़ जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे संतोष पाठक जी के साथ। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बार फिर से करूंगा, जाते जाते अपील करूंगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब आएंगे तो मैं व्हाट्सएप अपने ग्रुप का व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दूंगा। आप उसको क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। खतरे बहुत सारे हैं और इन बहुत सारे खतरों के बीच में हम आगे बढ़कर पूरी हिम्मत के साथ आपके मुद्दों को उठा रहे हैं, आप तक सच बता रहे हैं। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।